हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले 5 चैप्टर हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर्स के हमने 1 शॉट भी अपलोड कर दिए हैं और 4th चैप्टर का 1 शॉट भी जल्दी ही आने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक होने वाला है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन हम स्टैंडर्ड टॉपिक पे जाएंगे। तो पहला ही टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख सकते हैं फाई बी लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से या मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल हो जाएगा बी ए कोस थीटा। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या था, बी ए कोस थीटा की जगह ई ए कोस थीटा था। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और कोस थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी सरफेस है और ये हमारी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। सरफेस का आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो ये जो एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वही हमारे क्या होगा, थीटा होगा। और हमें पता है कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जब सरफेस हमारी इस तरह से रखी हुई है, मान लीजिए इस तरह से, तो हमारा इसका एरिया वेक्टर ऊपर की साइड होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर वो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक भी फील्ड लाइन उससे पास नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। किस वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। यानी कि ईएमआई का सीधा मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का बनना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से। अब ये चेंज क्या होता है, ये फेराडे जी ने समझाया, हमें लेंज लॉ ने भी समझाया कि कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से। ठीक है गाइस, तो ईएमआई का सीधा सा मतलब हो गया यहाँ पर। अब इंड्यूस्ड एक टर्म होती है इंड्यूस्ड यहाँ पर, कि नॉर्मली जब हम ईएमएफ या करंट की बात करते हैं और इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है कि खुद के अंदर से ईएमएफ बनना। यानी कि मान लीजिए कोई सर्किट है हमारा, कोई लूप है, उसमें अगर हमने वोल्टेज सप्लाई किया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जब होगा जब हम उसमें कोई वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, तो अपने आप ही उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने लगा। वो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस खुद के अंदर से अगर ईएमएफ बन जाए तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे फेराडेस लॉ। फेराडे जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस अकॉर्डिंग उन्होंने 2 लॉ दिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि यहाँ पर कोई क्लोज्ड लूप है जो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। जब उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट में मान लेते हैं यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ पोल है। जब उन्होंने मैग्नेट को इस गैल्वेनोमीटर के पास लाए, हमें पता है मैग्नेट से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। जब वो इस कोइल के पास लाए तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, और अगर वो साउथ पोल लेकर आए तो फिर भी डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। हमने पढ़ा था कि करंट जब भी फ्लो करता है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से भी करंट क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और अगर हम इसे स्टेशनरी रख देते हैं, यानी कि इसको इसके पास गैल्वेनोमीटर के पास नहीं लाते हैं, दूर भी नहीं ले जाते हैं, स्टेशनरी रख देते हैं, तो फिर कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर हम इसे बार बार इधर लाते हैं, फटाफट से इसको मैग्नेट को इधर उधर ले जाते हैं, तो फिर फटाफट डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर। दूसरा चेंज उन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें चेंज क्या था, इस मैग्नेट को उन्होंने एक दूसरी कोइल से
रिप्लेस कर दिया, जिसमें करंट भी फ्लो हो रहा था। उन्होंने देखा कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, कोयल में करंट फ्लो करेगा तो उससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो उन्होंने तब ये एक्सपेरिमेंट किया, तब भी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया जब हम कोयल को पास या दूर ले गए। थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि एक गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड वाली कोयल को उन्होंने एज इट इज रखा, सेकेंड कोयल लिया, अब उसमें उन्होंने मूव नहीं किया उसको, उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक की लगा दिया, यानी कि स्विच लगा दिया। इस तरह से आप समझिए कि दूसरी हमारी कोयल है और इसको उन्होंने कनेक्ट किया, यहाँ पर उन्होंने की लगा दी। अब जब की को हम ऑन करेंगे तब भी करंट फ्लो होगा, तब भी फील्ड बनेगी, फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो हमारा करंट बनेगा। तो इन्होंने फटाफट इसको बंद चालू किया तो भी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है, इन्होंने दो लॉ दिए। पहला लॉ इन्होंने दिया कि जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनेगा, अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी बनेगा। और सेकेंड लॉ इन्होंने दिया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारी ईएमएफ के इक्वल होगी, यानी कि ईएमएफ इक्वल होगा d∅/dt। अब यहाँ पर हम मोड क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई, केवल इसका मैग्नीट्यूड बताया। मोड का मतलब है कि अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड बता दिया लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में ईएमएफ बनेगा, वो इन्होंने नहीं बताया। वो किसने बताया, वो बताया लेंज जी ने। उन्होंने क्या दिया, लेंज लॉ दिया, जो कहता है कि जो हमारा करंट बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है कि वो कोज का अपोज करेगा। कोज मतलब जिस वजह से वो बन रहा है उसी का अपोज कर रहा है। ये तो बहुत अजब बात हो गई कि करंट को जिसने बनाया उसी का वो अपोज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि कोई भी लूप है हमारा, ये दो लूप हमने यहाँ पर लिए, क्लॉकवाइज अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में, तो हमारा कौन सा पोल होगा, ये एज अ साउथ पोल इसको कंसीडर करते हैं हम। इस तरह से हम देखकर बता सकते हैं। और अगर हमारा जो कॉइल है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट, तो वो हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी मैग्नेट है, मान लीजिए यहाँ पर हम नॉर्थ पोल लेकर आए मैग्नेट का, तो ये जो हमारा लूप है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है वो क्या करेगा, करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि नॉर्थ पोल का ही अपोज करेगा, यानी कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा जो कि नॉर्थ पोल का अपोज करेगा। और अगर हम इसको दूर ले जाते हैं तो भी अपोज करना चाहिए, यानी कि तो साउथ पोल बनेगा, क्योंकि ना तो ये इसे जाने देगा ना ही आने देगा। ठीक है गाइस, कहने का मतलब इनका यही है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बनेगा कि वो कोज का अपोज करेगा। कोज यानी कि जो मैग्नेट है या फिर जो कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे है वो डेरिवेशन हम करेंगे, पहले हम देख लेते हैं मोशनल ईएमएफ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने अभी तक क्या पढ़ा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा, जिससे फोर्स, फील्ड और करंट की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर मैग्नेट की बात आ ही गई है तो एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं। प्रैक्टिकल बात अगर सोचे हम तो हमारा माइंड जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज मैग्नेट विच अट्रैक्ट आयरन एंड ऑल। मैं उस मैग्नेट की बात कर रही हूँ जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं एग्जाम जैसे जैसे पास आती जाती है कि अब क्या होगा, क्या मैं टॉप कर पाऊंगा, क्या मैं पास भी हो पाऊंगा। तो नेगेटिव थॉट्स जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ही नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन वीक होती जाएगी और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में और आने लग जाएंगे। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप सोचते हैं कि यार मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, तो अब क्या होता है, आपको बस केवल डॉक्टर के बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता है। मोबाइल में भी जब आप देखेंगे तो डॉक्टर्स की रील ज़्यादा आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी थॉट्स भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करती हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसी ही और थॉट्स
हमारे जो माइंड है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर एंड बी पॉजिटिव। एग्जाम आ रही है लेकिन टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हमने एक एक टॉपिक को इतना ईजिली पढ़ा है, इतना आसानी से परफेक्ट पढ़ा है कि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम बिना टेंशन लिए आराम से पढ़ाई करें। हम बात कर रहे थे मोशनल ईएमएफ की। तो मोशनल ईएमएफ का सीधा सा मतलब है कि मोशन की वजह से ईएमएफ का बनना। जैसे कि हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस यानी कि इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर रख दिया और कंडक्टर की जो एक साइड है, मान लेते हैं PQ है, उसको हमने इस तरह से रखा कि वो मूव कर सकती है और हम इसे इस तरह मूव करा रहे हैं। इसकी लेंथ मान लेते हैं कंडक्टर की L है और विड्थ इसकी क्या है, X है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने लेंज लॉ पढ़ा। लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ हमारा डायरेक्शन भी बताता है ईएमएफ की। तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ माइनस डी फाई इक्वल होगा dt के। ठीक है गाइस, मैग्नीट्यूड के बारे में फेराडे लॉ बताता है, डायरेक्शन के बारे में लेंज लॉ बताता है। रिफ्लक्स को हम BA cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ईएमएफ इक्वल हो जाएगा माइनस D और फ्लक्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं, BA cos थीटा बाय dt। अब माइनस DBA और थीटा की जगह हम 0 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और हमारा एरिया भी इस तरह से रखा हुआ है कि जो हमारी रोड है, कंडक्टर का एरिया भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोस 0 डिग्री 1 होता है, हमें पता है। तो यहाँ पर हम एज इट इज रहने देते हैं डिवाइडेड बाय dt। अब हमारा b कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इनके माइनस का b d बाई dt और एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रीथ यानी कि L इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से लेंथ भी हमारी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, केवल हमारी जो डिस्टेंस x है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो भी चेंज किस तरह से हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम माइनस BL dx बाई dt, माइनस का dx बाई dt लिखेंगे इसको क्योंकि डिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो रही है, माइनस dx बाई dt ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम BLV लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, V यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर V क्या है, हमारी वेलोसिटी है। तो इसको हम कहते हैं मोशनल EMF, क्या होता है, BLV, जहाँ पर V हमारी वेलोसिटी है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर और B मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर आता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वो क्या कहता है, हमें फोर्स, फील्ड और करंट की डायरेक्शन बताता है। जैसे फोर्स हमारा थंब बताएगा, फील्ड हमारा ये फिंगर बताएगी और मिडिल फिंगर हमें क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन बताएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें राइट हैंड की, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि जो थंब है वो हमें मोशन की डायरेक्शन बताएगा, कि मोशन किधर हो रहा है। ये फिंगर हमें बताएगी फील्ड किस डायरेक्शन में है और मिडिल फिंगर हमें बताएगी करंट की डायरेक्शन। तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करके करंट की डायरेक्शन यहाँ पर पता लगा सकते हैं। मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, फील्ड हमारी इनवर्ड है यानी कि करंट हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, P से Q की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, हम फोर्स की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। फोर्स, फील्ड हमारी इनवर्ड है, करंट हमारा डाउनवर्ड है, यानी कि फोर्स हमारा थंब की डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ हमारा फोर्स होगा। ठीक है गाइस, अब हम बात कर रहे थे कि लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी अभी मोशनल ईएमएफ की, वो क्या थी हमारी, BL इंटू में V थी। हमें पता है करंट क्या होता है हमारा, EMF बाई R होता है। EMF की जगह हम रखेंगे BLV, तो ये हो जाएगा BLV बाय R। अब हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो आपको, 4th चैप्टर में, ILB। तो फोर्स I की वैल्यू यहाँ पर हम ये रखने वाले हैं, BLV बाय R इंटू में क्या चल रहा है, L इंटू B चल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। और हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ पर हमें एनर्जी निकालिए तो किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, पावर के फॉर्म में निकालेंगे। पावर हमारा होता है फोर्स इनटू में वेलोसिटी। कैसे आया? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, यानी कि पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी बन जाएगा। एक फॉर्मूले से हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, मेन फॉर्मूला क्लियर है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हम रखेंगे, क्या रखेंगे? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, और यहाँ से v का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v स्क्वेयर भी बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया पावर जनरेटेड, जो हमारी पावर जनरेट हुई है। अब ये अगर आ जाती है इक्वल पावर जितनी भी लॉस हुई है, तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब पावर लॉस क्या होगा? पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर बाय आर, आई स्क्वेयर इंटू आर। आई स्क्वेयर, आई की जगह हम रखेंगे बी एल वी बाई आर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में आर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो हमारा पावर लॉस हुआ है, ये क्या है? पावर लॉस है, वो इक्वल आ गया है हमारा पावर जितनी जनरेट हुई है, यानी कि पावर का ना तो लॉस हुआ है ना एक्स्ट्रा पावर क्रिएट हुई। तो हम कह सकते हैं लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।